दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी उत्तराखंड ट्रिपल एससी द्वारा जो स्टेनो के एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको ज़रूर देखें और पूरा देखें। आपको काफ़ी अच्छी इसमें जानकारी प्राप्त होगी कि स्टेनो एग्ज़ाम आखिर आयोग द्वारा कैसे कराया जाता है। आयोग द्वारा जो कौशल परीक्षण किया जाता है, परीक्षा ली जाती है, कौशल परीक्षा यानी कि स्टेनो की परीक्षा, वो कैसे ली जाती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, डिक्टेशन कैसे होता है, कितने उसमें विषय वस्तु होती है, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड मैटर होता है या फिर मौखिक रूप से बोला जाता है। इन चीज़ों के बारे में हम इसमें जानकारी देखेंगे कि आखिर स्टेनो का एग्ज़ाम होता कैसे है, गलतियाँ कौन कौन सी काउंट होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे आज। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग सिलेबस वाला एक वीडियो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको, क्योंकि स्टेनो के एग्ज़ाम में आप लोग तभी पहुंचेंगे जब आप लोग रिटन क्वालिफाई करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको उसमें आपको ये देखने को मिलेगा उसमें कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, स्टेनो तक पहुँचने के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि स्टेनो में आखिर होता क्या क्या। हम बिंदुवार इसका देखते हैं। ठीक है, आखिर प्रोसेस क्या क्या होती है। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं इसमें। पहला बिंदु यह है डिक्टेशन की समयावधि। जो डिक्टेशन होता है, डिक्टेशन की समयावधि होती है 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट का डिक्टेशन होता है जिसमें जिसकी कुल विषय वस्तु होती है 400 शब्द। विषय वस्तु मतलब जो उसमें मैटर बोला जा रहा है। ठीक है, विषय वस्तु बराबर होते हैं 400 शब्द। यानी कि अगर आप इसको देखोगे 400 को 5 से डिवाइड करोगे तो 80 की स्पीड में ये बोले जाते हैं। ठीक है, 80 की स्पीड में आपका जो डिक्टेशन होता है ये मेन एग्जाम का डिक्टेशन है। ठीक है, इससे पहले आपको एक ट्रायल पैसेज दिया जाता है जो कि 1 मिनट का होता है। 1 मिनट का एक ट्रायल पैसेज होता है, ट्रायल। ठीक है, इसमें आपसे जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे डिक्टेशन आपको दिया है 1 मिनट का, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको क्लियर सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, या अन्य कोई दिक्कत, आवाज़ से कोई दिक्कत है, या शब्दों में कई होते हैं ना, जैसे कोई नाक से बोलने वाले होते हैं, तो मतलब जिनकी आवाज़ ऐसा लगता है कि नाक से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होती हैं इसमें कि आप संतुष्ट हो या नहीं हो। ठीक है, अगर इसमें आप संतुष्ट हो तो उसके पश्चात ही ये डिक्टेशन होता है, उससे पहले डिक्टेशन नहीं हो सकता है जब तक आप संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो एक मौका आपको दिया जाता है ये सारी चीज़ें जानने के लिए। उसके पश्चात आपका एक 5 मिनट का डिक्टेशन होता है जिसकी विषय वस्तु 400 शब्द की होती है। यानी कि 400 शब्द उसमें आपको बोले जाते हैं पूरे 5 मिनट में 80 की स्पीड से। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है, इससे पहले ये तो आपका मैटर का हो गया, ये मैटर है, आखिर मैटर क्या है और कैसे बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट क्या होता है, आयोग आपको नोट पैड देता है, एक नोट पैड स्टेनो वाला। ठीक है, स्टेनो नोट पैड आपको आयोग देता है, वहाँ पर पेंसिल आपको खुद ले जानी होती है अपनी। नोट पैड आपको आयोग उपलब्ध कराता है स्टेनो का। ठीक है, जिसमें आपको केवल शॉर्ट हैंड में लिखना है, यानी कि केवल शॉर्ट हैंड आपको इसमें लिखनी है, केवल शॉर्ट हैंड का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, इसमें आप लॉन्ग हैंड में नहीं लिख सकते। लॉन्ग हैंड मतलब आप किसी शब्द को हिंदी में नहीं लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, या ऐसे शब्द, मतलब जो लॉन्ग हैंड कोई भी माध्यम हो आप नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ संख्याओं में छूट रहती है, संख्याएं आप लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर डेट आ गया, कहीं पर कोई नंबर आ रहा है, तो आप उसको लॉन्ग हैंड में लिख सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी जो शब्द हैं उन्हें आप लॉन्ग हैंड में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, केवल इसमें आपको शॉर्ट हैंड का प्रयोग करना है। हिंदी या कोई इंग्लिश वर्ड आ रहा है या कोई भी आपने ऐसा शॉर्ट बना रखा है जिसे आप, ठीक है, तो वो आपको नहीं लिखना है बिल्कुल भी। लॉन्ग हैंड बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। यदि कोई लॉन्ग हैंड में प्रयोग में लाता है तो उसके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि यदि कोई लॉन्ग हैंड में लिखता है तो उसकी कॉपी चेक नहीं होती, यानी कि उसका अभ्यर्थन हो जाता है निरस्त, अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है उसका फिर। ठीक है, वो भले ही नॉन मिस्टेक रहा हो लेकिन उसकी कॉपी चेक नहीं होती है। फिर जो लॉन्ग हैंड का प्रयोग करता है उसका अभ्यर्थन फिर निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला कि विषय वस्तु कितनी है, 400 शब्द, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का एक डिक्टेशन दिया जा रहा है। ठीक है, उससे पहले एक ट्रायल पैसेज हो रहा है, हमसे पूछा जाता है कि हम संतुष्ट हैं आवाज़ से कि नहीं है। ठीक है, सुनाई दे रहा है
या कोई लाइट से प्रॉब्लम, मतलब कोई भी दिक्कत है इस 1 मिनट के ट्रायल में आपको पूरी क्लियर करनी है, ठीक है। उसके पश्चात आपको आयोग नोटपैड भी दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपको केवल शॉर्ट हैंड का प्रयोग करना है, इसमें आपको बिल्कुल भी लॉन्ग हैंड में नहीं लिखना है, अन्यथा आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, डिक्टेशन कैसा होता है। डिक्टेशन का माध्यम, डिक्टेशन का माध्यम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आयोग ने एग्जाम करवाया था ग्रुप 7 का, बहुत पहले करवाया था 2017 में। तो उस एग्जाम में आयोग द्वारा मौखिक रूप से दिया गया था, ठीक है। मैटर जो विषय वस्तु है वो मौखिक दी गई थी, यानी कि बोला गया था वहीं पर। लेकिन वर्तमान में आयोग का जो तरीका है, वर्तमान में आयोग क्या करता है, रिकॉर्डेड मैटर देता है आपको, ठीक है। रिकॉर्डेड मैटर आपको आयोग देता है, उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो माइक जो स्पीकर है उनके माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है मैटर, इसलिए आपको ट्रायल पैसेज दिया जा रहा है ताकि आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकें। आपको कोई इसमें अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड मैटर आपको दिया जाता है, इसको आपने, ये प्रोसेस पूरी वही है जो मैंने बिंदु 1 में बताया, पूरी प्रोसेस वही रहती है, ठीक है। सिर्फ आपका मैटर क्या है, रिकॉर्डेड है। किसी परिस्थितियों में मौखिक भी दिया जा सकता है, आयोग चाहे तो मौखिक भी दे सकता है, ठीक है। यदि मौखिक दिया जाएगा तो सभी को मौखिक ही होगा, यदि रिकॉर्डेड मैटर होगा तो सभी को रिकॉर्डेड मैटर ही होगा, ठीक है। वो वर्तमान में जो मैटर दिया जाता है वो रिकॉर्डेड मैटर होता है। मतलब अत्यधिक संभावना किसकी है, रिकॉर्डेड मैटर की, कि यही आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें आयोग के लिए भी सुविधा होती है और हमारे लिए भी सुविधा होती है। क्योंकि इसमें ये होता है, हमें अच्छा मैटर मिलता है, अच्छी स्पीड में मिलता है, मतलब एक क्रम होता है उसका, यानी कि न कहीं पर तेज होता है न कहीं पर धीरे होता है। अन्यथा क्या होता है, यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने बोले तो उसमें होता क्या है कि समय भी देखना है आपको, समय देखते देखते कहीं ना कहीं कभी तेजी से हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है, ठीक है। तो ग्रुप 7 जो है, इसमें इसके एग्जाम में यही हुआ था, कहीं पर मैटर 70 की स्पीड में था तो कहीं 100 प्लस भी हो रहा था, ठीक है। क्योंकि वो समय भी देखना पड़ता है उन्हें, इसलिए क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि हमें रिकॉर्डेड मैटर मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड मैटर मिलेगा 80 की स्पीड में, आपको मिलेगा 400 शब्द, ठीक है। उसके बाद ये मैटर आपको डिक्टेशन हो गया, तो डिक्टेशन के बाद की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। इसको हम अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहला होता है पढ़ने हेतु टाइम मिलता है आपको, पढ़ने हेतु समय, ये मिलता है आपको 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें आप अपनी आउटलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मददगार होता है, ये जो समय मिलता है ना, हमारे लिए काफ़ी मददगार होता है एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ छूटी हुई है या कुछ चीज़ जो हमसे आउटलाइन नहीं बन पाई वो उस समय दिमाग में रहती हैं, लेकिन अगर यदि आप 10-15 मिनट लेट हो गए ना तो फिर उसके बाद भूल जाते हैं हम। तो ये जो समय मिलता है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये 5 मिनट का आपको समय मिलता है। उसके पश्चात लिप्यांतरण, यानी कि जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसको आपने कंप्यूटर पर अनुवाद करना है, उसका किसमें, हिंदी अनुवाद, शॉर्ट हैंड का हिंदी अनुवाद, ठीक है। आपको बोला गया, आपने शॉर्ट हैंड में लिखा उसको, फिर उसके बाद आपने उसको हिंदी अनुवाद यानी कि टाइप करना है, लिप्यांतरण करना है उसका। और कितना समय मिलता है उसके लिए आपको, 35 मिनट, ठीक है। हिंदी स्टेनो में 35 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 400 शब्दों को आपने 35 मिनट में ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ठीक है। और 35 मिनट, ये जो सॉफ्टवेयर है आयोग का अपना एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है उसने, ठीक है, या मतलब आयोग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर होता है, तो इसमें ये स्वतः बंद हो जाता है। 35 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। 1 से 35 मिनट आपको पूरा समय देगा, उसके पश्चात स्वतः बंद हो जाएगा। तो आप उसमें बिल्कुल अतिरिक्त समय नहीं चाह नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। 35 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हम देख चुके हैं। अब अगला बिंदु है, चौथा बिंदु जिसे हम लिखते हैं, ये है फॉन्ट का, ठीक है। फॉन्ट यानी कि टाइपिंग का फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट आयोग यूज करता है, जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें कौन सा फॉन्ट आपको मिलेगा, यह है कृतिदेव, कृतिदेव 10, ठीक है। इस पर आपका टाइपिंग टेस्ट, सॉरी स्टेनो का जो एग्जाम है टाइपिंग टेस्ट भी इसी पर होता है, और स्टेनो का जो आपने ट्रांसलेट करना है कृतिदेव 10, इसमें आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कृतिदेव 11 से, जिसमें सामान्यतः सभी लोग सीखते हैं, थोड़ा 100 का फर्क होता है, तो वो लोग आप पहले अपना क्लियर कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या आपको अलाउ नहीं है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है।
कॉपी पेस्ट नहीं होगा। दूसरा आपको विशेष शब्द नहीं मिल पाएंगे। विशेष शब्द नहीं, ये मान के चलो आप जैसे चंद्रबिंदु होता है इस तरह से, ठीक है, या आपको त्र लिखना है, आधा य लिखना है या फ लिखना है, इस तरह से जो हम कोड यूज करते हैं ना, तो आप इनका सिर्फ और सिर्फ कोड यूज कर सकते हैं इनके लिए, हिंदी का, ठीक है। शॉर्टकट की यानी कि कोड आप यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट दबाया आपने, ठीक है, उसके पश्चात आपने इनके कोड वर्ड डालोगे तो ये मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप इनको इंसर्ट नहीं कर सकते हो। जो कंप्यूटर में इंसर्ट का एक ऑप्शन होता है, वहां से आप इनको ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सुविधा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, यानी कि इंसर्ट द्वारा सिंबल प्राप्त करने का आपको कोई भी अवसर नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको उसमें विकसित ही नहीं है, तो आपका ये काम ही नहीं करेंगे। ना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ना आप कोई इंसर्ट विशेष सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कोड प्रयोग कर सकते हो। और तीसरा, माउस का प्रयोग नहीं होगा आपके, ठीक है, माउस का प्रयोग नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी माउस नहीं मिलने वाला है उस पर, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से मैटर्स लिखना शुरू किया, यहाँ तक पहुँच गए, तो अगर यहाँ पर कोई गलती है तो आप माउस से नहीं जा सकते वहाँ पर, सीधा यहाँ से जाओ क्लिक कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए क्या करना है, आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो संशोधन के लिए भी, यदि मान लीजिए आप 10वीं लाइन पर हो, तीसरी लाइन में कोई गलती हो गई, तो उसको संशोधन के लिए आपको एरो की का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आवश्यक है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब लगभग 20+ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको मैटर टाइप करना है, उसको मिलाना है 2-3 बार, और मिलाने के अतिरिक्त आपको क्या करना है, जो गलतियां उन्हें सुधारना है, ठीक है। तो इन सब में आपका कहीं ना कहीं 35 मिनट तो बहुत कम है, निकल जाता है। तो आपकी अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, अगर आपकी और अच्छी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपकी 40-50 में आप कर रहे हो, तो आप 10-15 मिनट में मैटर टाइप कर लोगे। उसके पश्चात आप पूरा 2-3 बार उसको मिला सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ना आपको कोई विशेष सिंबल मिलने वाले, ठीक है। उसके अलावा माउस का प्रयोग नहीं होगा, बैक स्पेस मिलेगा, माउस का प्रयोग नहीं होगा। यदि कोई गलती है तो उसके लिए आपको संशोधन करना है, तो उसको आपको एरो की के माध्यम से ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी, या कोई बिगनर्स हो या फिर कोई अभी स्पीड में हो जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से लगे हैं जो लोग, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर आगे देखते हैं अगला, 5वां। 4 बिंदु हम देख चुके हैं, 5वां बिंदु हम लेते हैं गलतियाँ। अब गलतियाँ तो होती हैं, क्योंकि आप 400 शब्द ट्रांसलेट करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि 100% कोई सही कर देगा, ठीक है। तो गलतियां कितनी स्वीकार हैं, विषय वस्तु का 5%, यानी कि 400 शब्द है तो 400 शब्द का 5% कितना हो जाएगा, 20 गलतियां। 20 गलतियां आपको माफ होती हैं, ठीक है, 20 गलतियां माफ हैं इसमें। यानी कि अगर 20 गलती तक आप करते हो तो आप क्वालिफाई हो। अगर 21 हो गई या 20, 20.5 हो गई या 20.25 भी होगी तो आप फिर क्या हो, डिस्क्वालीफाई हो, आप फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी गलतियां अंडर 20 ही होनी चाहिए, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते गलतियों में, ठीक है। और गलतियां ली कैसे जाती है, 20 गलतियां हैं तो गलतियां काउंट कैसे की जाती हैं, तो गलतियों को हम 2 भागों में देख लेते हैं, ठीक है। एक है पूर्ण गलतियां, एक होती हैं आंशिक, ठीक है। एक है पूर्ण गलती जो पूरी तरह गलत माना जाएगा आपका, यानी कि इसमें आपका एक काउंट होगा, एक गलत, ठीक है। इसमें आपका 1/4 गलत, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है, यानी कि आंशिक गलती जो है उसमें आपका 1/4 माना जाएगा, और जो पूरी तरह गलत है उसका आपको एक गलती इसकी जुड़ जाएगी। तो इसमें पहला देख लेते हैं क्या हो जाएगा, शब्द छोड़ना या जोड़ना। शब्द छोड़ना, मान लीजिए हमने डिक्टेशन टाइप किया, उसमें कोई शब्द छूट गया तो एक गलती है, और अगर हमने कोई जोड़ दिया अतिरिक्त, जहां पर उसकी आवश्यक जो क्रम है शब्दों का, जो विषय वस्तु का क्रम है, उसके अतिरिक्त यदि हमने कोई शब्द जोड़ दिया तो वो क्या है, गलती है। तो ये पूरी गलती मानी जाएगी, ठीक है। और दूसरा है शब्द परिवर्तित कर देना, ठीक है। तो यानी कोई मैटर हमें विषय वस्तु दिया गया है, डिक्टेशन दिया गया, उसमें कोई शब्द है, हमने उसके स्थान पर दूसरा शब्द लिख दिया तो वो भी क्या है, हमारा एक गलती माना जाएगा। तीसरा है शब्दों का क्रम सही न होना, शब्दों का गलत क्रम, ठीक है। गलत क्रम मतलब जो विषय वस्तु हमें जैसे दी गई है, यदि उनका क्रम वैसे नहीं होता है, मान लिया जाए
विषय वस्तु में हमारा शब्द छोड़ना और जोड़ना था, तो हमने जोड़ना पहले लिख दिया, छोड़ना बाद में लिख दिया, ठीक है। या जैसे दूसरे उदाहरण देख लो, यदि मान लीजिए डिक्टेशन में हमें जो हमारी विषय वस्तु है उसमें हमें परिवर्तित कर देना, इस तरह से लिखा दे, ठीक है, तो हमने उसको कर दिया कि परिवर्तित कर हटा दिया, देना, या कर उससे पहले लिख दिया, यानी कि शब्दों का जो विषय वस्तु के अनुसार क्रम है वो ना होना, उन्हें परिवर्तित कर देना, यानी कि आगे पीछे लिख देना, ठीक है। और चौथा है अतिरिक्त शब्द जोड़ना, अतिरिक्त शब्द जोड़ना, ठीक है, अतिरिक्त शब्द जोड़ना। तो इन दोनों में फर्क समझिए पहले। ये जो अतिरिक्त शब्द जोड़ना था ये किसी शब्द के स्थान पर, जैसे कोई शब्द छोड़ दिया या उसके बदले कोई दूसरा शब्द लिख दिया, यहाँ पर ये मीनिंग था इसका। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आता ना जाए, जैसे जाए आता तो हमने जाए को क्या लिख दिया, जा सकता है, तो ये गलत माना जाएगा। जा सकता है लिख दिया अगर जाए को, तो ये गलत माना जाएगा, यानी कि अतिरिक्त शब्द जोड़ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी गलतियां हैं, यानी कि एक एक गलती इनकी मानी जाएगी। अब जो आंशिक गलतियां वो क्या होती हैं, जैसे वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी है, कॉमा सही नहीं लगाया हमने, ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग सही नहीं किया है, पूर्ण विराम, ठीक है। उसके अलावा प्रश्नवाचक इनका प्रयोग सही नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, आंशिक गलतियां, जहां पर 1/4 आपका दंड स्वरूप काटा जाएगा, ठीक है, 1/4 यहाँ पर काटा जाता है। और दूसरी यहाँ पर क्या आते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया बिंदु, बिंदु न लगना, ठीक है, बिंदु न लगना, सॉरी न लगाना, या अनुस्वार, अनुस्वार का गलत प्रयोग, अनुस्वार का गलत प्रयोग। तो ये क्या है, आंशिक गलतियां हैं, ठीक है। पूर्ण गलतियां, कहीं पर आपने शब्द छोड़ दिया या अतिरिक्त शब्द जोड़ दिया, ठीक है, शब्द का आपने शब्द परिवर्तित कर दिया, उसके बदले कोई दूसरा शब्द लिख दिया, ठीक है। और तीसरा है शब्दों का सही क्रम आपने क्रम ही बदल दिया, आगे पीछे कर दिया, या कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ दिया, ठीक है। तो ये पूर्ण गलतियां, यानी कि एक गलती मानी जाएगी। और ये है आंशिक गलतियां, इसमें आपकी वर्तनी, जैसे कोई शब्द आपने किसी की स्पेलिंग गलत लिखी है, कहीं पर कॉमा का प्रयोग नहीं किया आपने, ठीक है, अल्प विराम नहीं प्रयोग किया है, या फिर पूर्ण विराम आपने प्रयोग नहीं किया है, प्रश्नवाचक कहीं पर लगता है तो आपने नहीं लगाया है, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी आंशिक गलती। यानी कि अगर ऐसी 4 गलतियां होती हैं तो उसके लिए आपका 1 काटा जाएगा। यहाँ पूरा 1 कट रहा है, यहाँ 4 के बाद 1 कट रहा है, ठीक है। ऐसी अगर बिंदु नहीं लगाया, जैसे है, ठीक है, हमने है लिखा, इसमें बिंदु नहीं लगता, यदि है आएगा, ठीक है, हैं यानी कि बहुवचन आ गया तो हैं में बिंदी लग जाती है, ठीक है। जैसे पढ़ना है, ये पढ़ना लिखा, ठीक है, ये पढ़ना है, तो ये वर्तनी की अशुद्धि हो गई। या ये पढ़ना है, गिरने के लिए, ये पढ़ना है, किताब पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये सब वर्तनी की अशुद्धियाँ हो गई। इनमें रॉ में बिंदु लगाया नहीं लगाया नीचे से, तो इनका प्रयोग आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। या फिर अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, 1/4 गलतियां काउंट होती हैं। तो पूर्ण गलतियां फिर कैसे निकाली जाती हैं, ठीक है, ये आपको देख लीजिएगा एक बार। अब देखते हैं गलतियां कैसे काउंट होती हैं, 20 गलतियां कैसे काउंट होती हैं। कुल गलतियां बराबर हो जाएगा पूर्ण गलतियां प्लस आंशिक गलतियां इसका /4, ठीक है। यानी कि अगर आंशिक गलतियां यदि आपने 16 की हैं तो उसका /4, यानी कि आपकी 4 गलतियां काउंट हो जाएंगी, ठीक है। यदि आपने पूर्ण गलतियां 10 करी तो ये 10 गलती, तो कुल गलतियां कितनी हो जाएंगी, 14। इस प्रकार से कुल गलतियां 14 हो जाएंगी। तो आप इसमें अपनी पकड़ बनाइए। कॉमा अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ जब 80 गलतियाँ हो जाएंगी ऐसी, तब 20 काउंट होगा। यदि आप ऐसी चीज़ें सही कर देते हैं तो फिर आपको ज़्यादा गलतियों में, क्योंकि 20 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा है 20, ठीक है। 20 में आपको घबराना नहीं है कि मात्र 20 ही, 20 बहुत ज़्यादा मात्रा है। जब आप अच्छे से सीख जाओगे, जो लोग बिगनर्स हैं अभी शुरू से सीख रहे हैं, जब आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से तो 20 आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको फिर हवा में भी नहीं आ जाना है कि 20 गलतियां माफ़ होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आपको बस इसमें पकड़ बनानी है, अपनी मेहनत भी करनी है, लेकिन कॉन्फिडेंस में भी रहना है, आपके अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए, ठीक है, स्टेनो के एग्जाम के लिए। वरना एग्जाम हॉल में जो प्रेशर बनता है वो झेला नहीं जाता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा दबाव में रहता है कोई भी व्यक्ति। क्यों रहता है, क्यों
आपका जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो उसके पश्चात आपको कहीं ना कहीं एक नौकरी दिखने लगती है आगे, ठीक है। तो नौकरी का दबाव है, तैयारी का दबाव है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पद कम आते हैं, फिर एक यदि अब पद कम आते हैं, आपने तैयारी कर रखी है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो अगली बार पद कब आएंगे, तो एक बढ़ती उम्र का दबाव, कई सारे ऐसे दबाव आपको घेर कर जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचाते हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको दबाव रहेगा, ठीक है। एक डर रहता है मन में, तो आपको बिल्कुल भी उसको, देखो डर तो रहेगा ही, लेकिन आपको उसको झेलना सीखना है। कैसे? अपने आप, अपने आत्मविश्वास से। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अपने आत्मविश्वास से ही उसको आप झेल सकते हो, ठीक है, कि आप कर सकते हो। कोई टफ नहीं है। ऐसा आप कब कर सकते हैं? जब आप अच्छी मेहनत करते हैं। तो आपको मेहनत काफ़ी अच्छी करनी है, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बस आप इस पर फोकस कीजिए। बाकी आपको मैं समय समय पर बताता रहूँगा कि आपको कुछ अतिरिक्त क्या करना है, और ठीक है, आप अतिरिक्त क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और किस तरह से आपको वो चीज़ें आसान लगेंगी। तो ये आपको मैं समय समय पर बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए, ठीक है। अभी एग्ज़ाम तक की ना सोचें, अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए आज के वीडियो के माध्यम से कि एग्ज़ाम होता कैसे आखिर, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। और फिलहाल आप अपने रिटर्न पर भी फोकस कीजिए। जो मैंने रिटर्न वाला एक वीडियो दिया है उस पर उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरे मैंने सिलेबस आपको समझाया कि सिलेबस में क्या क्या आता है और आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप कम पढ़ के अधिक नंबर खींच सको। और ठीक है, वैसे स्टेनोग्राफी में आपको, ये भी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी नहीं आए हैं, ठीक है। अभी फॉर्म आएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होने में काफ़ी लंबी प्रोसेस है, तो मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में रोचक जानकारी के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।